हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आज हम क्लास 12th की हिंदी का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। थोड़ा लेखक के बारे में परिचय जान लेते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट में बता दें वीडियो देखने के बाद। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते। कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले, दोस्त से मिले या फिर दुश्मन से मिले, उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी पूरा करा देंगे 12th का। तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेखक परिचय जानते हैं। देखिए, बातचीत चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ 10 जून 1844 ईस्वी में, मृत्यु इनकी हुई 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। शिक्षा इनकी हुई प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। रचनाएं इनकी उपन्यास में है रहस्य कथा, 100 अजन एक सुजान, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा इत्यादि। इनके नाटक है पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, मेघनाथ वध, बाल विवाह इत्यादि। ये आप लोग पढ़ लीजिए किताब में से और याद भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है लेखक परिचय में से। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चैप्टर पर आते हैं। किताब का नाम है दिगंत भाग 2। बिहार बोर्ड का है दिगंत भाग 2, तो इसे आप ले लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बातचीत चैप्टर है, इसमें कह रहा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी शक्तियों से अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। भगवान के द्वारा जितनी भी शक्तियां मनुष्य को प्रदान की गई है, उनमें वाक शक्ति भी एक भगवान के वरदान के ही तरह है जो मनुष्य को मिली है। अगर वाक शक्ति नहीं हो तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आगे पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है, सब लोग लुंज पुंज से हो, मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। अपने दुख सुख का अनुभव अपने दूसरी इंद्रियों से कर सकते थे अगर वाक शक्ति नहीं होती तो। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो अपने दुख सुख का किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे किसी। उसके बाद क्या लिखा है, इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चटुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि पतली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता से लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब ऐसी मजाकिया बात लानी पड़ती है जिसमें पूरी माहौल बदल देता है बातचीत का, हंसी खुशी से बातचीत करते हैं। कह रहा, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न तो करतल ध्वनि का कोई मौका है और न लोग के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हमारे आसपास में जो बातचीत होती है उसमें ये सब बात नहीं है कि मजाक में कुछ बोल दिए और पूरा हंसी मजाक होने लगा, वैसी बात नहीं है। हम जो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकीली बात आ गई हंस पड़े, यानी कोई भी मजाक की बात आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। सीमा का स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का क्या उद्देश्य है? तो सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उनमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है।
आगे चलिए। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। अगर मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाना है तो उसमें खाना पीना चलना फिरना ये सब है ही, लेकिन उसमें बातचीत भी होना चाहिए। यही लेखक बोल रहे हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी कि बातचीत से मन स्वच्छ और आनंद में परिवर्तित हो जाता है। वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अगर बातचीत करने में लग गए कोई दो आदमी तो उसमें खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। वही लेखक बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं लेखक क्या, जो अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों में पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। 16 वर्ष तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 16 वर्ष तक किसको मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो वे जंगल में रहते थे, कुत्ता बिलाई का मुंह देखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुत्ता बिल्ली शेर हाथी इधर इसका मुख देखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्यों का मुंह नहीं देखा था, तो 16 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक। आगे देखिए लेखक क्या कह रहा है। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के पश्चात किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो ध्यान रखिए ना प्यारे दोस्तों और भाइयों। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसके नए सिरे पर फिर उसे आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा होने की ताकत है, जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपनी प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपने अभ्यंतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह क्वेश्चन है सब्जेक्टिव कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह कैसे, चाहे इसका क्वेश्चन होगा सच है कि जब तक यही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था, चाहे या फिर यह किसने बोला था, तो किसने बोला था? तो बेन जॉनसन की यह राय है। किसकी राय है? तो बेन जॉनसन की यह राय है। उसके आगे कह रहा है क्या, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसकी मत है? तो एडिसन की मत है। किसकी मत है? तो एडिसन की मत है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आज जब 2 आदमी होते हैं तभी दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कोनों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह भी कि तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी की 2 बर्तन पास पास साट कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरों तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के
साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। त्रिकोण सा बन जाता है कैसा? एक आदमी यहाँ और एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, तो कैसा बन जाएगा? त्रिकोण सा बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा त्रिकोण सा। कैसे बन जाएगा? ऐसे त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण है और तीन की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुप्त असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नक से जर जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब कलुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होगी। और 3 से 4 आदमी हो गए तो खुल के बातें नहीं हो सकती। 2 आदमी रहते तो पूरी खुल के बातें हो सकती थी, मतलब दिल की बातें हो सकती थी। जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। 4 से अधिक की बातें क्या कहलाएगी? 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाएगी? राम रमौल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 4। आगे कह रहा है उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत पराये जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। मतलब बुढ़े जो है ना, बूढ़ा आदमी जो है अगर बातचीत करे तो उसमें 4 सच और 10 झूठ होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति के अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए जो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे, अपने लियाकत पढ़े के नशे में हम चुनी दिगरे नस्त अखरपन की चर्चा करेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने का भी कभी भाग लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करेगा। और 2 बुढ़िया बातचीत करे तो उसमें अपनी बहू बेटी की शिकायत ही करती है। समझ गए ना? अगर 2 बुढ़िया बात करे आपस में तो अपने बहू बेटी की शिकायत करती है कि अरे बहू ऐसी करती है, घर में खाना नहीं बनाती है, पूरी दिन भर सोई रहती है और सुबह 7 बजे उठती है। यही शिकायत होती है अगर 2 बुढ़िया आपस में बैठकर बातचीत करे तो। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसमरा छोड़ बैठेगी कि करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेगी। अगर बातचीत में मन नहीं लगा तो बाद में आराम से लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, दोनों आपस में लड़ने लगेगी। आगे क्या कह रहा है? लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद में वे कोई सलाह गांठेंगे जिसको उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर 2 लड़का में बातचीत होती है तो अपने अपनी खिलाड़ी की शाबाशी करता है, अपने अपने खिलाड़ी की, और उससे जो दिलचस्पी बात निकलती है वही लेखक बोल रहे हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों की किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन है। अगर स्कूल के बच्चों की बातचीत हुई तो अपने गुरुजी अर्थात उस्ताद यानी कि शिक्षक की या तो शिकायत करेंगे या फिर तारीफ करेंगे, नहीं तो अपने दोस्त की, अपने क्लास साथी का, वर्ग साथी का, सहपाठी का कुछ गुनगुनाहट और गुण अवगुण का बात करेंगे स्कूल के बच्चे। आगे देखिए, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, और कोई बच्चा पढ़ने में तेज हुआ तो अपने सामने किसी लड़के को कुछ नहीं गिनेगा। उसके पश्चात क्या कह रहा है? सुस्त और बोधा हुआ जो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। उसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम लाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। हमारे देश भारत में अशिक्षित लोग जो है
उसमें बतकही हो जाती है, मतलब बात बात में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उसके पश्चात कह रहा है क्या, लड़के लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अगर गांव पड़ोस में बातचीत होती है, हमारे देश में अगर विवाह होता है तो उसमें जिसको क्या बोलते हैं, बिचौलिया, बिचौलिया बिचवई जिसको कहते हैं, इनकी लड़की की तरफ से एक आया, एक लड़का की तरफ से आया, दोनों में बातचीत हुआ और विवाह संबंधी बातचीत पूरा करके विवाह करा देते हैं, उसी को बिचकई कहते हैं, बिचवई कहते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक का लड़की का अमुक के लड़कों के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंदू खाने की बातचीत निराली होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कहाँ की बातचीत बहुत निराली होती है, तो चंदू खाने की बातचीत बहुत निराली होती है। कहाँ की बातचीत बहुत निराली होती है, तो चंदू खाने की बातचीत बहुत निराली होती है। निदान बात करने का अनेक प्रकार और ढंग है। निदान यानी कि किसी भी बात, कोई भी बात करने का अनेक प्रकार भी है और अनेक ढंग भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इसमें कह रहा है यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में क्या है, बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। यूरोप के लोगों में क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाई जाती है यूरोप के लोगों में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे क्या पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसके पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में किसी चतुराई का प्रसंग छोड़ा जाता है जिसे सुनकर कान को सगुन मिलता है, सगुन सुनकर सगुन मिलता है, सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम ये है सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी, सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटे के समान उनकी निरस्काओं में सरस संलाप की चर्चा हो चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश में बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि घंटे भर कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उसने जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आदमी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली नहीं होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी होती है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। लेखक बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमें जाकर दूसरों को कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि है, और कोई अपने यहाँ आए तो उनकी सेवा में अगर कोई त्रुटि रह जाए यानी कि कुछ छूट जाए तो बोलेंगे क्या कि इनके शिष्टाचार में कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, शिष्टाचार इनकी अच्छी नहीं है। अगर हम भी उनके यहाँ गए तो पहले
तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। और हम किसी के यहाँ गए तो बिना बुलाए जाना अनादर का मूल है, ये लेखक बोल रहे हैं। और जाने पर अपने मन की माफी पर बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरों प्रकार का नया घाव हुआ, और जाने पर माफी मांग कर बर्ताव नहीं किया गया तो मानो कि क्या हुआ, एक प्रकार का घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि लेखक बोल रहे हैं कि इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। और जो ऐसा चिमनिस्तान जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चिमनिस्तान की शहर में क्या कम दिल बहाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी न सुन सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना, ये बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना, अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना। चलिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं सुनिए। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरानी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि अपने काबू में कर लिया जाए तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अवाक अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का मात्र सोपान है। तो चलिए दोस्तों, अंत में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, तो अपने से अवाक होकर बातचीत करना। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।